का हमारा टॉपिक भारत का विभाजन। और आप लोगों को पता है कि भारत का पहले विभाजन हुआ, उसके बाद हमें आज़ादी मिली, इसीलिए 14 अगस्त को पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस होता है और 15 अगस्त को भारत का। लेकिन भारत के विभाजन के कारण क्या है, किन किन कारणों ने भारत के विभाजन को यहां तक पहुंचाया कि दो देश बनाने पड़े और दो राष्ट्रवाद की नीति को सबको स्वीकार भी करना पड़ा, क्योंकि किसी के पास कोई ऑप्शन भी नहीं था। तो भारत के विभाजन के जो कारण है, सबसे पहले यूरोपियन का आगमन हुआ और पुर्तगाली सबसे पहले कंपनी आई, और सबसे ताकतवर जो थे वो थे ब्रिटिश लोगों ने प्लासी के युद्ध में पहली बार 1757 में प्लासी के युद्ध में पहली बार बंगाल प्रांत पर अपना नियंत्रण स्टार्ट किया, और यहां पर उन्होंने बंगाल के जो नवाब थे उसको हराया। और फिर उसके बाद 1764 में बक्सर के युद्ध में उन्होंने शाह आलम द्वितीय जो मुगल शासक थे उनको हराया। यहां से धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में एक राजनीतिक रूप से सबसे बड़ी शक्ति के रूप में उभरने लगी। और फिर उसके बाद इनके खिलाफ 1857 की क्रांति हुई। इस क्रांति के बाद ब्रिटिश लोगों को काफी नुकसान भी हुआ, झांसी की रानी, बहुत सारे लोगों ने युद्ध किया। फिर उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की समाप्ति और भारत में 1858 का एक्ट आया। इस एक्ट के द्वारा अब भारत पूरी तरीके से गुलाम बन गया ब्रिटिश संसद का। तो सबसे पहली बात आती है कि क्यों भारत का विभाजन हुआ, उसके कारण क्या क्या थे। तो कारणों में जो शामिल थे, बढ़ता राष्ट्रवाद जो बंगाल में धीरे धीरे बढ़ रहा था, क्योंकि बंगाल में कलकत्ता ब्रिटिश की राजधानी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, वहीं पर भारतीय लोगों ने धीरे धीरे उनकी शिक्षा नीति के द्वारा स्वतंत्रता, समानता, लोकतंत्र की बात करना स्टार्ट कर दिया। यही से धीरे धीरे भारत का राष्ट्रवाद बढ़ता गया। और यहाँ राष्ट्रवाद का मतलब था भारतीय और ब्रिटिश के लोगों के बीच होता टकराव, और टकराव किसको लेकर था, संसाधन को लेके। ब्रिटिश के हित में यह था जितना ज्यादा भारतीय संसाधनों का मिसयूज किया जा सके और हमें फायदा मिल सके उतना अच्छा। भारतीयों के हित में यह था जितनी जल्दी हो सके हम स्वतंत्र हो और ब्रिटिश को यहां से भगाएं। और जब ये बंगाल में काफी ज्यादा एक तरीके से राष्ट्रवाद बढ़ रहा था, तो कर्जन ने एक नीति लाई बंगाल के विभाजन की। प्रशासनिक रूप से उन्होंने बोला कि बंगाल एक बहुत बड़ा एक प्रांत है और वहां पर प्रशासन करना बहुत मुश्किल हो रहा है, कानूनी व्यवस्था का मैनेज करना मुश्किल हो रहा है। ये उन्होंने एक ऑफिशियल कारण दिया, लेकिन वास्तविक कारण ये भारतीयों को भी समझ आ रहा था कि बंगाल में राष्ट्रवाद बढ़ने से ब्रिटिश को डर था कि कहीं भारत से हमें जाना ना पड़े, इसलिए उन्होंने धर्म के नाम पर बंगाल का विभाजन किया। और बंगाल के दो हिस्से, एक पूर्वी बंगाल, दूसरा पश्चिमी बंगाल। पूर्वी बंगाल में मुस्लिम बहुमत में रखे गए और पश्चिमी बंगाल में हिंदू बहुमत में रखे गए। मतलब धर्म के आधार पर इसका विभाजन किया गया, क्योंकि हिंदू मुस्लिम दोनों साथ में राष्ट्रवाद के विकास में जोर दे रहे थे, इसलिए उन्होंने ये सारी चीजें की। तो सबसे पहला कारण जो बीज जो बोया गया वो 1905 के बंगाल विभाजन से, और उसमें कर्जन की नीति का सबसे बड़ा रोल था। उसके बाद जब ब्रिटिश से 1905 में बंगाल विभाजन किया, उसके बाद कांग्रेस का जो नेतृत्व है वो उग्रवादियों के हाथ में आ गया। 1905 से 15 तक कांग्रेस में जिस विचारधारा का सबसे ज्यादा प्रभाव रहा वो था उग्रवाद, जिन्होंने धरना प्रदर्शन, साथ में जनता की भागीदारी, इस पर ज्यादा जोर दिया। और इसमें तीन बड़े नेता, लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, इन्होंने कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट रोल निभाया। तो इस बंगाल विभाजन के खिलाफ स्वदेशी आंदोलन हुआ, और जब स्वदेशी आंदोलन 1905 में हुआ तो ब्रिटिश लोगों ने मुस्लिम लोगों को भड़काया। देख रहे हो, हम तुम्हें अधिकार देना चाहते हैं, लेकिन हिंदू लोग नहीं चाहते कि आपको अधिकार मिले, इसलिए इसका विरोध कर रहे हैं। तो फिर मुस्लिम लोगों ने पूछा फिर हमें क्या करना चाहिए, तो उन्होंने बोला तुम भी एक पार्टी बनाओ कांग्रेस की तरह की। और फिर 1906 में मुस्लिम लीग का निर्माण कर पाया, और मुस्लिम लीग का मेन पर्पस भारत के राष्ट्रवाद को एक तरीके से तोड़ना धर्म के आधार पर, और मुस्लिम लीग को खड़ा किया गया कांग्रेस के खिलाफ। और ऐसा दिखाना था कि कांग्रेस हिंदुओं की पार्टी है और मुस्लिम लीग मुस्लिमों की पार्टी है। इसको लेके कहीं ना कहीं हुआ, और साथ में उनको डराया भी गया कि आप लोग मध्यकाल में जब दिल्ली सल्तनत था
या जब मुगल काल था आप राजा थे। लेकिन अगर हम लोग चले गए तो भारत को स्वतंत्रता मिलेगी, लोकतंत्र बनेगा, और लोकतंत्र में वही एक बड़ा लीडर बनता है या राजा बनता है जिसके पास बहुमत है, और बहुमत किसके पास है? हिंदुओं के पास। ऐसे उन्होंने डर पैदा किया। और फिर उसके बाद मार्लियामेंटो रिफॉर्म 1909 में आया। मार्लियामेंटो रिफॉर्म में मुस्लिमों को हिंदू लोगों से अलग करने के लिए चुनाव में पृथक निर्वाचन की बात की गई। पृथक निर्वाचन का मतलब जैसे अभी हमारे यहाँ आरक्षण होता है, एमपी या विधानसभा की सीट SC ST में जाती है, लेकिन कैंडिडेट SC ST होता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो वोट देने वाले हैं वो सभी होते हैं। लेकिन इस सेपरेट इलेक्टोरेट में क्या किया? मुस्लिम ही सिर्फ नेता और मुस्लिम ही सिर्फ मतदाता। इससे दूरियां और बढ़ने लगी। अगर किसी हिंदू को अपनी नाली बनवानी है, वो अगर किसी मुस्लिम नेता के पास गया कि भैया हमारी नाली बनवा दे, तो वो क्वेश्चन उठेगा क्यों? क्या तुमने हमें वोट दिया? बोले नहीं दिया। जब वोट ही नहीं दे रहे तो हम आपकी नाली क्यों बनवाएं? और यही दूरियां हिंदुओं के साथ हो गई कि वो बोलने में हिचकते थे कि ये हमारा काम नहीं कर पाएगा, ये हमारा नेता नहीं है। इससे उन्होंने धर्म के आधार पर या सांप्रदायिकता को भारत में धीरे धीरे बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। लेकिन फिर उसके बाद प्रथम विश्व युद्ध आया, और प्रथम विश्व युद्ध में कहीं ना कहीं जो टर्की था वहां का एक खलीफा हुआ करता था, और उस खलीफा के अपमान की वजह से मुस्लिम लीग और कांग्रेस एक साथ आई 1916 के लखनऊ अधिवेशन में, और मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच एक समझौता हुआ, और इसे कांग्रेस की एक बहुत बड़ी भूल भी बताया जाता है। कांग्रेस ने यहां पर इस अधिवेशन में मुस्लिम लीग के पृथक निर्वाचन की डिमांड को मान लिया, और भारत के विभाजन का जो एक कारण था, बंगाल विभाजन और मुस्लिम लीग का बनना, उसका एक चरण पृथक निर्वाचन को स्वीकार करना लखनऊ अधिवेशन में। और माना जाता है ये कांग्रेस की सबसे बड़ी कमी थी कि उन्होंने इस चीज को बड़े ध्यान से नहीं देखा। और फिर उसके बाद 1927 में साइमन कमीशन आया। साइमन कमीशन का हमने विरोध किया, तो ब्रिटिश लोगों ने हमें चुनौती दी, तुम लोग इतना विरोध करते हो, क्या तुम लोग सर्वसहमति से कोई ऐसा प्रोविजन बना सकते हो कि भारत में लोकतंत्र का तरीका ऐसा होना चाहिए? तो उसके बाद सारे लीडरों ने एक साथ मिलकर आए, और मोतीलाल नेहरू जो नेहरू जी के पप्पा हैं, उनको एक तरीके से इसका लीडर बनाया। 1928 में नेहरू रिपोर्ट आई। नेहरू रिपोर्ट ने पृथक निर्वाचन को सिरे से खारिज करने की बात की। जैसे ही ये खारिज करने की बात की, मुस्लिम लीग ने इसका विरोध किया। उन्होंने नेहरू रिपोर्ट को मानने से मना कर दिया। उसके बाद मुस्लिम लीग ने 1940 में लाहौर अधिवेशन में, जिन्ना अब एक बड़े लीडर के रूप में मुस्लिम लीग के हो गए, पहले वो उदारवादी हुआ करते थे, कांग्रेस के लीडर भी रहे, लेकिन जिन्ना को लगा अगर हमें नेता बनना है या बड़ा लीडर बनना है तो हिंदुओं के साथ या कांग्रेस के साथ पॉसिबल नहीं है। इसलिए उन्होंने मुस्लिम लीग के करीबी साथ आना शुरू किया, और 1940 के लाहौर अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की डिमांड ऑफिशियल रूप से रखी। उसके बाद ब्रिटिश ने, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से 45 चला, तो ब्रिटिश को काफी ज्यादा लॉस हो रहा था, उनके ऊपर काफी ज्यादा दबाव पड़ रहा था, अमेरिका का, साथ में रूस का भी, कि वो जितनी जल्दी हो सके भारत का समर्थन लें, भारतीय सोल्जर लें। लेकिन हमने प्रथम विश्व युद्ध में इनका साथ दिया था, और उसके बदले हमें क्या मिला? रॉलेट एक्ट 1919 में, जलियांवाला बाग। इस वजह से इस बार हमने उनका समर्थन ना करने की सोची। और ब्रिटिश की तरफ से क्रिप्स मिशन आया, इसने कुछ प्रोविजन किए और बोला भारत को आजादी मिलेगी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, लेकिन इन्होंने भी पाकिस्तान की मांग को नहीं माना, क्योंकि इन्हें लग रहा था अभी हम वैसे युद्ध में फंसे हुए हैं और कानून व्यवस्था की समस्या होगी तो कहां से सॉल्व होगी। फिर उसके बाद सबसे लास्ट में कैबिनेट मिशन आया 1946 में, जब एटली प्रधानमंत्री बने ब्रिटेन के, तो उन्होंने घोषणा की संसद में कि हम जल्द से जल्द भारत का समाधान निकालेंगे। इसका स्वागत मुस्लिम लीग ने भी किया, कांग्रेस ने भी किया, और भी पार्टियों ने किया कि जितनी जल्दी हो सके भारत को आजादी मिले। लेकिन समस्या ये थी कि पाकिस्तान की डिमांड को अब छोड़ने को मुस्लिम लीग तैयार नहीं थी।
और जब कैबिनेट मिशन ने इस बात को नहीं माना तो मुस्लिम लीग ने लड़कर लेंगे पाकिस्तान इस चीज को शुरू कर दिया। और इस चीज के शुरू होने की वजह से भारत में बहुत सारे निर्दोष लोगों की जान गई। और आप लोगों ने गदर मूवी का एक सीन देखा होगा। एक ट्रेन जो पाकिस्तान से चल के आ रही है, उसमें बहुत सारे हिंदू और सिख लोगों को मार दिया जा रहा है, पूरी लाशें उसमें है। और महिलाओं को इतना डर था या तो वो अपनी जान बचाए या कोई ऐसी दवाई खा लें कि इमीडिएट उनकी मौत हो जाए, वरना वो रेप हो सकता है उनके साथ या क्रूएल्टी हो सकती है। ऐसी खतरनाक सिचुएशन हमारे देश में हुई और गृह युद्ध की सी परिस्थिति भारत में बन गई, जिसे सिविल वॉर। सिविल वॉर का मतलब या गृह युद्ध का मतलब जब किसी देश के लोग सांप्रदायिक रूप से या भाषा के आधार पर और किसी कारण की वजह से आपस में लड़ने लगे। अब कांग्रेस के सामने क्वेश्चन एक बड़ा उठा, क्या भारत का विभाजन स्वीकार करना चाहिए, और अगर विभाजन नहीं तो क्या भारत में सिविल वॉर वो हम एक तरीके से स्वीकार करेंगे, सिविल युद्ध भारत में जो होगा। अब हमें दो बुराइयों में से एक बुराई को चुनना था। तो कांग्रेस के कमेटी में मीटिंग हुई तो सबसे बड़े जो लीडर एक तरीके से उभरे आए क्या है, नेहरू जी और पटेल जी। इनका एक्सपीरियंस ज्यादा अच्छा नहीं था मुस्लिम लीग के साथ, तो इन लोगों ने डिस्कशन भी की, बातें भी जानी, लेकिन बहुत सारी दिक्कत हुई। तो इन्हें लगा कि सिविल युद्ध होगा, बहुत सारे लोग मारे जा रहे हैं, ब्रिटिश पुलिस कुछ कर नहीं रही है। बंगाल और पंजाब को सबसे ज्यादा इसका नरसंहार का सामना करना पड़ा, बहुत सारे लोग मारे गए। इस वजह से जल्द कमान होनी चाहिए थी कांग्रेस के पास। विभाजन बुरा था लेकिन ऑप्शन नहीं था, और अगर हम ज्यादा रुकते तो हो सकता था कि भारत के बहुत सारे विभाजन हो जाते। इसलिए विभाजन को स्वीकार करते हुए पटेल जी कहते हैं, जब शरीर के किसी एक अंग में जहर फैल जाता है तो वो जहर सभी अंगों में ना फैले, उससे बढ़िया है कि उसे काट दो। उन्होंने ऐसे की। गांधी जी से पूछा गया तो उन्होंने बोला ये एक आध्यात्मिक दुर्घटना है। आध्यात्मिक दुर्घटना मतलब भारत में राजनीति में नैतिकता का पतन है कि सिर्फ अपनी शक्ति के लिए इतने सारे लोग मारे गए, वरना साथ में भी रहा जा सकता था। अबुल कलाम आजाद कहते हैं कि भारत के विभाजन का कारण जिन्ना का जिद्दीपन है। साथ में राजेंद्र प्रसाद कहते हैं मिंटो 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 भारत का सर्वनाश करने वाला है। 1909 में जो पृथक निर्वाचन आया उसने भारत का सर्वनाश कर दिया, और अंत में भारत का मैप पूरी तरह से बदल गया। और भारत में जो हिस्से बने जो भारत के विभाजन से, ये आप इसमें देख सकते हैं। इसमें प्रोविजन ये था, माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन जो ब्रिटिश के अंतिम गवर्नर जनरल बन के भारत आए, उन्होंने भारत के विभाजन की नींव रखी, सभी नेताओं से बात की। तो ये रखा गया कि जहां जहां मुस्लिम बहुमत में है वो पाकिस्तान के पास जाएगा, और जहां पर भी डिस्प्यूट है कि किसके बहुमत में, वहां पर मतदान होगा या एक तरीके से जनमत संग्रह करा लिया जाएगा कि लोग क्या चाहते हैं। उस आधार पर निर्णय होगा कि कौन कैसे बनेगा। तो इसी के आधार पर निर्णय हुआ ईस्ट पाकिस्तान जो अभी बांग्लादेश है, तो एक ये हिस्सा पाकिस्तान का बना, दूसरा ये पंजाब वाला पश्चिमी पाकिस्तान। ये दो हिस्से पाकिस्तान के, और भारत पाकिस्तान को एक ट्रांजिट रूट देगा। पटेल जी ने जो और सारी रियासत थी, लगभग 150 रियासतों को उन्होंने मना लिया, लेकिन विवाद उठा। एक तो हैदराबाद, दूसरा जूनागढ़ और तीसरा जम्मू कश्मीर। हैदराबाद को पुलिस के द्वारा, जूनागढ़ को बहुमत के द्वारा, और जम्मू कश्मीर की कहानी आपने पढ़ी है, राजा हरि सिंह और
पाकिस्तान की सेना ने कबीलाई रूप में उस पर अटैक किया और हरी सिंह ने एक विलय पत्र पर साइन किए। उसके बाद जम्मू कश्मीर भी भारत का हिस्सा बन गया। और फिर उसके बाद पाकिस्तान में जब संविधान बना तो संविधान बनते समय उनकी भाषा को लेकर विवाद उठा कि उर्दू भाषा होगी, ये उन्होंने बोला। लेकिन ये पूर्वी पाकिस्तान वालों ने बोला क्यों होगी, हम तो रसगुल्ला खाते हैं, बंगाली क्यों नहीं। इस भाषा के विवाद की वजह से बाद में 1971 का युद्ध हुआ। इंदिरा गांधी भारत की पीएम, और भारत शुरू में इसमें शामिल नहीं होना चाहता था, लेकिन यहां पर पाकिस्तान की आर्मी ने काफी ज्यादा हिंसक तरीके से अपने लोगों को मारना स्टार्ट किया और बोला तुम देश में नहीं हो। और जब इलेक्शन हुए तो पूर्वी पाकिस्तान के एक व्यक्ति वो जीत के आए, मुजीबुर रहमान, और जब वो पश्चिमी पाकिस्तान गए तो उनको अरेस्ट कर लिया गया। उसके बाद यहां पर मुक्ति वाहिनी सेना बनी। 1971 के वॉर में भारत जीता और पाकिस्तान के 90,000 सैनिकों ने सरेंडर किया, जो किसी विश्व युद्ध के बाद सबसे ज्यादा संख्या है। और 1971 में शिमला समझौता हुआ भारत और पाकिस्तान के बीच, और फिर पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश के रूप में आ गया। ऐसे भारत का एक नक्शा चेंज हुआ। और फिर उसके बाद से हमें फायदा यह मिला कि अब हमें पूर्वी पाकिस्तान जहां बांग्लादेश है वहां से कम आतंकवाद और सेना युद्ध का, अटैक का कोई भी हमें दंश नहीं झेलना पड़ता। अब हमें यही ध्यान देना होता है। तो ऐसे भारत और पाकिस्तान के विभाजन की कहानी चली। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका।